हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 8 ऑन वेव्स। और इस वीडियो के अंदर हम साउंड वेव्स की स्पीड के ऊपर बात करने वाले हैं। साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इसलिए पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जर्नल एक्सप्रेशन को तो डिराइव करें और उसके बाद फिर हम साउंड वेव्स की बात करेंगे। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। आगे पीछे मूव करते हैं, ये आपसे बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में हम। इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव दे कॉज कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट ऑफ, उसके कंप्रेस करना है, फिर कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस उसके अंदर क्रिएट होते हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमने इसी बेसिस पे हम बोलते हैं कि जो स्पीड है लॉन्गिट्यूडनल वेव की वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट, द वॉल्यूम इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको मैंने बीटा से रिप्रेजेंट किया है यहां, और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे, कि फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो कितनी है। ठीक है, तो विच डिटरमाइंस इट्स इनर्शिया, उसके बेसिस पे उसका इनर्शिया होगा कि वापस आने की कैपेबिलिटी कितनी है और कितनी देर में वो वापस आएगा अपनी ओरिजिनल स्टेट में। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस, बल्क वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम इसी से हमने स्पीड ऑफ जब ट्रांसफर्स वेव्स की थी उसको भी हमने इसी मेथड से किया था, इसको भी हमने इसी मेथड से किया है। आप इस मेथड को देख सकते हो। यू हैव टू बी वेरी मच फैमिलियर विद दिस मेथड। बीटा रेज टू पावर ए, रो रेज टू पावर बी। बीटा का डायमेंशन क्या होगा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। बीटा मतलब बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन के कोई डायमेंशंस होते नहीं, स्ट्रेस के क्या होते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स के क्या है, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया, मतलब ये। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और यहाँ पे ये आ गया क्या इसका, ये तो मालूम है आपको, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम के हमने लिखा दिया। ठीक है, तो ये आ गया इसमें। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर हम इसके देखेंगे इसमें एम की क्या पावर आती है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे तो जीरो है, राइट हैंड साइड पे देखें तो ए प्लस बी है। फिर उसके बाद टी देखा तो टी से काफ़ी इजी हो रहा है काम करना, इसलिए मैंने टी को लिखा है कि टी की पावर यहाँ कितनी है, माइनस टू ए। यहाँ है ही नहीं टी, इसलिए बी नज़र नहीं आएगा, इसलिए ए जल्दी निकल जाएगा। माइनस टू ए इक्वल टू माइनस वन, तो ए इक्वल टू वन बाई टू, और इसीलिए ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये कर लिया। अब इसके आगे हम जब इसको सबस्टिट्यूट करेंगे तो c इक्वल टू वी वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज इक्वल टू c टाइम्स अंडर रूट ऑफ बीटा अपॉन रो आ गया, क्योंकि पावर दोनों की वन बाई टू है, एक डिनोमिनेटर में आ गया माइनस वन बाई टू के कारण। वैल्यू ऑफ c जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाउंड की तो वैल्यू वन आती है, इसलिए उसको वन ले लेना है। यूनिटी लिखा है ना, हाँ। v इज इक्वल टू क्या आ गया, बीटा अपॉन रो। ये हमारा था स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इसी बेसिस पे हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड वेव्स के बारे में। स्पीड ऑफ साउंड, सबसे पहले थ्योरेटिकल उसका एक्सप्रेशन दिया था हमें न्यूटन ने, जिसको हम न्यूटन्स फॉर्मूला बोलेंगे। न्यूटन ने ये एज्यूम किया था कि जो साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं गैस के अंदर वो एक आइसोथर्मल कंडीशन में करती हैं। उसने आइसोथर्मल किस बेसिस पे बोल दिया, उसने ये कहा कि जहां पे भी कंप्रेशन होती है वहां पे तो हीट प्रोड्यूस होती है, वहां टेम्परेचर बढ़ जाता है। जहां पे रेयर फैक्शन है वहां पे स्लाइट बिट ऑफ कूलिंग होती है, इसलिए वो एक दूसरे का एवरेज, मतलब वहां से हीट फ्लो कर जाती है जल्दी से कंप्रेशन से। कहां पे रेयर फैक्शन में तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये न्यूटन ने इस अजम्पशन के ऊपर हमें पहला थ्योरेटिकल फॉर्मूला दिया था स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हम इसके आगे डिराइव करेंगे। इफ बीटा आइसो इज द थर्मल आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देन स्पीड ऑफ द साउंड इन गैस विल बी बीटा अपॉन रो, हमने जो ऊपर डिराइव किया, लेकिन आइसो साथ में लिखा है कि आइसोथर्मल कंडीशंस में है ये। ठीक है, तो हमें मालूम है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल चेंज, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट एनआरटी, यानी कि कांस्टेंट टी कांस्टेंट आइसोथर्मल में तो हो गया कांस्टेंट बॉयल्स लॉ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होगी। पी और वी की जब डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी तो हमारे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट पी डी वी प्लस वी डी पी। ये मालूम है आपको, एक
एक को एज इट इज़ रखो, दूसरे की डिफ्रेंसिएशन करो, फिर दूसरे को एज इट इज़ रखो और पहले की डिफ्रेंसिएशन करो, इक्वल टू कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी, फिर डी वी इज इक्वल टू P इज इक्वल टू माइनस वी डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी, और यही आपका बल्क मॉडुलस होता है। ठीक है, यही आपका बल्क मॉडुलस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, डीपी हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो यही आपका क्या है, बीटा आइसो है। ठीक है, आइसो तो है ही है ना जो चल रहा है। तो इधर से आपका आ गया, फिर क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या बन गई, v इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन रो। ठीक है, पी अपॉन रो। अब ये न्यूटन ने हमारे को फॉर्मूला दे दिया ये वाला। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना जरा, एट एस टी पी जब हमने ये सारी वैल्यूज यहाँ डाली, एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, पी इज इक्वल टू कितना, पी इज इक्वल टू आपको मालूम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 1.013, याद रखना है आपने वैल्यू को, 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी ऑफ एयर हमने ले ली, डेंसिटी ऑफ एयर यहाँ लिख दो छोटा सा, एयर इक्वल टू कितना, 1.293 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यूज़ याद रहनी चाहिए आपको। तो ये जब दोनों वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट की तो हमें जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मिली, दैट कम्स आउट टू बी, ये सब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा दैट कम्स आउट टू बी 280 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर पर सेकेंड, जो कि विच इज इंपॉर्टेंट बात है इसमें, 15% लेस देन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से 15% कम है ये। ठीक है, जो 331 वैल्यू है हमारी एक्चुअल, उससे 15% लेस देन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है वो, 331 मीटर पर सेकेंड एट STP। ठीक, ये आगे कहानी इसकी, ये हमने लिख दिया, ये न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था जिससे हमारे को थोड़े से आइडिया तो मिल गया कि क्या प्रोसेस चलना है और कैसे फॉर्मूला इसका ड्राइव करना है, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आया। फिर एग्जैक्ट रिजल्ट देने के लिए फिर हमने लैप्लेस करेक्शन पढ़ा। ठीक है, तो लैप्लेस करेक्शन आपने अच्छे से लिखना है, तो इंपॉर्टेंट है उसमें। लैप्लेस ने ये क्या कहा, लैप्लेस ने ये कहा कि भाई जो आपने आइसोथर्मल प्रोसेस इसको माना था ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि गैसेज नॉर्मली एक तो पुअर कंडक्टर ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, इसलिए कंप्रेशन में बनी हुई हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है रेयरफैक्शन में, इसलिए ये प्रोसेस जो है ये आइसोथर्मल नहीं हो पाता बल्कि एडियाबैटिक होता है। तो फिर उसने एडियाबैटिक से ये डिराइव किया और गेव द रिजल्ट एंड मच एक्यूरेट रिजल्ट दैन दिस न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, वो मैं अभी करके देता हूँ आपको। तो लैप्लेस करेक्शन क्या थी, उसने क्या पॉइंट आउट किया कि साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस नॉट अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, और लोगों को बताया भी कि कैसे ये पॉसिबल है। इसलिए कि उसने पहले बोला कि जो एडियाबैटिक कंडीशन इसलिए क्योंकि एक तो गैस इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और जो ये साउंड वेव्स के दौरान जो रेयरफैक्शंस और कंप्रेशंस आपके बनते हैं वो प्रोसेस इतना फास्ट है कि इतने फास्ट में कंप्रेशन से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती रेयरफैक्शन में, इसलिए ये प्रोसेस जो है एडियाबैटिक है, और उसी बेसिस पे हम इसको आगे डिराइव करेंगे। फिर हम आगे लिखेंगे फॉर एन एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक चेंज हमें मालूम है क्या क्या फॉर्मूला है इसका, पी वी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या बनेगा, देखो डिफ्रेंशिएट जब इसको करेंगे बड़े आराम से करना, पी को एज इट इज रखना है, वी रेज टू पावर गामा की डिफ्रेंशिएशन करनी है, एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है वो, एन
एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ठीक है, डी वी इक्वल टू, सॉरी प्लस अब वी रेज टू पावर गामा को आपने एज इट इज रखना है और डिफ्रेंसिएशन किसकी करनी है, पी की, डेट विल बी डी पी इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, ये बन गया। फिर यहाँ से हम इसको डिराइव करके जब निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा, आप सॉरी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम इसको एक्चुअली क्या करने वाले हैं आप ध्यान देना, वी रेज टू पावर गामा माइनस वन से हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड। ठीक है, वी रेज टू पावर गामा माइनस वन से, तो पी गामा डी वी इज इक्वल प्लस वी डी पी। ये कैसे बना, क्योंकि आप वी रेज टू पावर गामा को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वी रेज टू पावर गामा माइनस वन अप इंटू वी। ठीक है, और जब मैंने इस चीज़ को ऐसे लिखा, ठीक है, तो जब आप वी रेज टू पावर गामा माइनस वन से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा, सिर्फ वी। तो इसलिए क्या आ गया, पी गामा रेज टू पावर पी गामा डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू क्या, ज़ीरो। यहाँ से मैं लिख दूंगा, अब हो गया काम, हो गया। कैसे लिखेंगे, ये लिख दूंगा मैं, पी गामा डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी, गामा पी इक्वल टू क्या लिख दूं, गामा पी इज इक्वल टू माइनस डी पी, जैसे पिछली बार लिखा था, डी वी अपॉन वी, और यही आपका होता है क्या, बल्क मॉडुलस बीटा। इस बार मैं इसको एडिया लिखूंगा क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसलिए आपको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ एनी लॉन्गिट्यूडनल वेव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा अपॉन रो, लेकिन मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एडिया। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या बन गया, ये अंडर रूट ऑफ गामा पी, ये याद रखनी है वैल्यू आपने, गामा पी डिवाइडेड बाय रो और पी का ध्यान रखा करो अच्छे से, रो डालने की पी ना लगे कभी भी। ठीक है, तो ये हम उसने वैल्यू जो हमें दी वो ये इसके बराबर दे दी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन, अब हम वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जब निकालने लगे तो हमने ये लिखा कि जो आपका डाई एटॉमिक गैसेज इसके अंदर प्रेजेंट हैं जो एयर के अंदर मोस्टली, इसलिए उसकी वजह से गामा की वैल्यू क्या होगी, गामा की वैल्यू होगी 7/5, गामा इज इक्वल टू 7/5, और 7/5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये, क्योंकि बाकी देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट ऑफ गामा इंटू अंडर रूट ऑफ पी अपॉन रो। ठीक है, पी अपॉन रो की वैल्यू तो आपको याद है कितनी होती है, पी अपॉन रो की वैल्यू तो आपको याद है कि कितनी है, 280 हमने ऊपर डिराइव किया, क्योंकि न्यूटन ने तो सिर्फ इतना ही फॉर्मूला दिया था यहाँ पे, लेकिन अंडर रूट ये आ गया, और जब इसको आपने कैलकुलेशन की तो इट कम्स आउट टू बी 331.3, विच इज़ मच एक्यूरेट रिजल्ट देन द प्रीवियस वन। ठीक है, दिस वैल्यू इज वेरी इन क्लोज एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, which is in close agreement with the experimental value, ठीक है, यही हमारा लैप्लेस करेक्शन है। ये सारी हमारी कहानी थी, इसको ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने शुरू कहाँ से किया, स्पीड ऑफ इससे। ठीक है, और ये सब हमने इसमें डिराइव किया। अब हमने क्या करना है, इसके देखना है कि ये सब वैल्यूज़ के किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर का इस पर क्या इफेक्ट आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। अभी हमने लैप्लेस ने जो हमें करेक्ट करके फॉर्मूला दिया, लैप्लेस करेक्शन फॉर्मूला उसको कहते हैं, लैप्लेस फॉर्मूला बोल लो चाहे, क्या बना वो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। ठीक है, गामा पी अपॉन रो हमारी वैल्यू आ गई। फिर हमें मालूम है कि अब प्रेशर का इफेक्ट हमने देखना है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट आप देखना चाहते हो तो इसका मतलब टेम्परेचर, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। तो ये हमने लिखा, फिर मैं यहाँ लिखूंगा पी और वी की जगह लिख दूंगा एम अपॉन रो। मास अपॉन डेंसिटी क्या चीज़ होती है, मास अपॉन डेंसिटी आपका वॉल्यूम होता है, वो भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब मास तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो पी अपॉन रो इज इक्वल टू क्या बन गया, कांस्टेंट। मास तो कांस्टेंट ही है ना, जिस जगह आप बात कर रहे हो वहाँ मास तो ना चेंज हो जाएगा आपके आवाज़ देने से,
साउंड से थोड़ा वो चेंज हो जाएगा। इसलिए कहीं पे आप प्रेशर अगर चेंज कर रहे हो तो होता क्या है कि P अपॉन रो कांस्टेंट आया तो इसका वॉल्यूम, इसका मतलब ये हुआ, आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता स्पीड ऑफ साउंड में, क्योंकि ये जो गामा तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो P अपॉन रो जो है ना ये कांस्टेंट रहता है। वो क्या होता है कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो डेंसिटी भी बढ़ जाती है। जब प्रेशर बढ़ाओगे, मतलब प्रेशर को आपने डबल किया, डेंसिटी भी डबल होगी, तो टू टू कैंसिल करके अल्टीमेटली आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, अब सिर्फ नो इफेक्ट लिख देते हैं हम, नो इफेक्ट, नो चेंज, नो चेंज, no change in the speed of sound, in the speed of sound with pressure changes. With pressure changes. नेक्स्ट है आपका पॉइंट, नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी अगर मैं बताऊं तो आपको V किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इज इक्वल टू, अभी मैंने लिखा था, अंडर रूट ऑफ गामा P अपॉन रो, रो इज द डेंसिटी हेयर, इधर इसलिए मैंने लिख दिया। अब मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, यस ऐसे लिख सकता हूँ। इसी चीज़ को जब ऐसे लिखते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू रो टू अपॉन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो नंबर उल्टा हो जाता है, याद रखना, रूट तो है ही है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रो, ये हमारे को डायरेक्ट नज़र आ रहा था यहाँ से। तो इसका मतलब क्लियर कट नज़र आता है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 16 टाइम्स ज़्यादा होती है किससे। एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्या, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 टाइम्स डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए क्या होगा, अब 16 टाइम्स है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उल्टा, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको लिख दूंगा, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ये देखो, देखो यहाँ से क्या बना, इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स वेलोसिटी इन हाइड्रोजन, सिंपल। मतलब हाइड्रोजन में जो वेलोसिटी होगी वो 4 टाइम्स होगी किससे, जो ऑक्सीजन में वेलोसिटी होगी साउंड की। ये सिंपल यहाँ से एग्जांपल से क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ, क्या पढ़ा हमने, डेंसिटी, अब आएगा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। सिंपल है, ये ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज रिलेटेड विद द डेंसिटी। कैसे, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी या ड्राई एयर की, तो याद रखना ह्यूमिड एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती है किससे, ड्राई एयर से, ठीक है। हम ऐसे लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर या ड्राई एयर लिख लो, ड्राई एयर इज मोर देन दैट ऑफ अ ह्यूमिड एयर। कारण सुन लो उसका, कारण उसका ये है कि डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर कितनी होती है, तभी तो वो ऊपर जाते हैं ना वाटर वेपर, ठीक है, ऊपर वही चीज़ जाएगी जो चीज़ हल्की होगी एयर से। तो डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर और वाटर वेपर जब मिक्स करते हैं ड्राई एयर के साथ तो उसी को ह्यूमिड एयर बोलते हैं, इज इक्वल टू 0.8 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज 1.293, वो तो हमने पहले भी लिखा, 1.3 भी आप याद रख सकते हो, ये हो गया। तो जब ये दोनों मिक्स करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी, 1.293 से कम हो जाएगी या बढ़ेगी, कम हो जाएगी, इसलिए ह्यूमिड एयर की डेंसिटी जो है वो कम होती है। इसलिए हम लिखेंगे एयर ट्रेवल्स फास्टर इन ह्यूमिड एयर, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, ह्यूमिड एयर than that in dry air।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे अभी हमें मालूम है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। ठीक है, अब हम ये लिखेंगे। उसके बाद हमें मालूम है कि रो किसके बराबर होता है, एम मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी बन गया ना यहाँ से, मास अपॉन डेंसिटी किसकी कौन हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, पी पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन इक्वल टू 1 ले लो। ठीक है, तो क्या आ गया, पी एम, पी वी की जगह क्या लिखा, एम अपॉन रो इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, इक्वल टू आर टी, और पी अपॉन रो जो हमारे फॉर्मूले में है ऊपर, इक्वल टू क्या लिख देंगे इसकी जगह, आर टी अपॉन एम, आर टी अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने लिखा तो v इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, ये आर टी अपॉन एम डाल दो उधर, तो रो आर टी अपॉन एम, रो आर टी अपॉन एम, ये याद रखना है आपने। और यहाँ से हमें क्या नज़र आया डायरेक्टली कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, यानी कि टेम्परेचर के साथ वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, ये तो हमें समझ आ गया। और एक सिंपल लाइन आपने याद रखनी है, छोटी सी डेरिवेशन है, हम नहीं कर रहे यहाँ। ठीक है, जिससे हमने ये प्रूव किया क्या, कि वेलोसिटी ऑफ साउंड याद रखना है, ये फैक्टर आपने, ऑफ साउंड इन एयर increases by 0.61 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम 61 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये छोटी सी बात है जिसको आप याद रख लो। ठीक है, ये डेरिवेशन भी है इसकी, जिसमें हम इसको डिराइव करते हैं, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, वी कॉल इट टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि कितना 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने से कितना वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी। तो आपने याद रख लेनी है, ऐसे नॉर्मल एस टी पे आपने 331 याद रखी थी, तो 331 प्लस 0.61 और ऐड करते जाओ हर एक डिग्री सेल्सियस के लिए। इस तरह से हम इसको ड्राइव करते हैं। ये इस टॉपिक के अंदर हमने ये सारी जितनी चीज़ें थी स्पीड ऑफ साउंड को लेके वो सब ड्राइव की और अच्छे से अंडरस्टैंड की। थैंक यू वेरी मच।